हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में एमएस एक्सेस पेपर का यूनिट नंबर 3। दोस्तों, इस वाले यूनिट में आपको बताया गया है कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं, क्वेरीज क्या होती हैं, क्वेरी फ़िल्टर में क्या अंतर होता है, क्वेरीज कैसे बनाते हैं, फ़िल्टर्स कैसे बनाते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, रिलेशनशिप्स को कैसे सेव करते हैं। तो दोस्तों, ये सभी टॉपिक मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए और लाइक करिए। तो दोस्तों, ये सभी टॉपिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट आर क्वेरीज? कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला जो टॉपिक है वो है कीज़, दूसरा टॉपिक जो है वो इंटीग्रिटी है और रूल्स ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिना इनको डिस्कस किए हम रिलेशनशिप्स को डिस्कस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कीज़ के ऊपर। अब दोस्तों, कीज़ क्या होती हैं डेटाबेस के अंदर? तो दोस्तों, कोई भी फील्ड या कॉलम जो कि किसी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वो हमारा फील्ड्स कहलाता है, वो हमारा कीज़ कहलाता है। वो हमारा कीज़ कहलाता है। कोई भी फील्ड या कॉलम अगर किसी एक रिकॉर्ड को, एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है तो वो हमारा कीज़ कहलाता है। इन कीज़ का काम क्या होता है? कीज़ का काम होता है रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना या फिर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना और रिलेशनशिप्स टेबल के बीच में रिलेशनशिप एसोसिएट करना। ये दो काम जो है मेन काम है कीज़ के। तो कीज़ वैसे तो बहुत टाइप की होती है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, लेकिन हमको जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है प्राइमरी की के बारे में और फॉरेन की के बारे में। तो दोस्तों, प्राइमरी की वो कॉलम होता है, वो फील्ड होता है जो कि यूनिक होता है और नल नहीं हो सकता। यूनिक मतलब कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड, कोई भी डुप्लीकेट डेटा उस फील्ड के अंदर इंटर नहीं हो सकता या एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि उस फील्ड को कभी भी अपन खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। ये दो मेन प्रॉपर्टी होती है प्राइमरी की। और दोस्तों, दूसरा जो है वो फॉरेन की है। फॉरेन की मतलब वो की होती है जो कि एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन को इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की बन जाती है। तो ये जनरली एक ट्रेंड है जो चलता है कि जो एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल, अगर वो दूसरे टेबल को एसोसिएट कराती है तो वो उसकी फॉरेन की कहलाती है। तो ये दो कीज़ थी, प्राइमरी की और फॉरेन की। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे एक क्या है, कस्टमर नाम की टेबल है, उसके अंदर मेरे पास 4 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, एज और एड्रेस। तो जो आईडी है वो यहाँ पर हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की बनाने के लिए आपको यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करना है और प्राइमरी की के ऑप्शन को ऑन करना है। जैसे आप प्राइमरी की के ऑप्शन को ऑन करोगे तो यहाँ पे एक की बन जाएगी और ये डिनोट करेगी कि ये आपकी प्राइमरी की है। अब आपने इसको एक बार प्राइमरी की बना दिया तो ना तो इसका डेटा डुप्लीकेट होगा, ना इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग ये क्या है कि इसका डेटा टाइप जो है वो ऑटो नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर एक्सेस के अंदर जो प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर एक्सेस के अंदर आप कोई प्राइमरी की बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर बन जाती है। इसको आप नंबर भी ले सकते हो, टेक्स्ट भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये तो हो गया है प्राइमरी की किस तरह से क्या होती है और किस तरह से हम डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। अब आप लोग आते हैं फॉरेन की के ऊपर। दोस्तों, फॉरेन की जैसे मैंने आपको बताया कि दो टेबल्स को एसोसिएट करने में, लिंक करने में या रिलेशन बनाने में हेल्प करती है, तो वो की हमारी फॉरेन की कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल लिए हुए हैं, एक है अपना मेन टेबल और दूसरा है अपना आधार टेबल। तो मेन टेबल के अंदर पर्सनल आईडी है, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर। ये पर्सनल आईडी मेरी क्या है, ये मेरी अभी प्राइमरी की है। ठीक है, लेकिन ये सेकंड टेबल जो है वो आधार टेबल है, इसके अंदर आधार आईडी जो है वो प्राइमरी की है। पर जो ये पर्सनल आईडी है ये क्या है, ये इसमें रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रही है, इस टेबल से इस टेबल में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रही है, इसलिए ये जो है ये मेरी फॉरेन की कहलाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको फॉरेन की और प्राइमरी की समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इंटीग्रिटी के ऊपर। तो दोस्तों हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल्स समझने से पहले समझना होगा इंटीग्रिटी क्या होती है। तो दोस्तों अगर मैं इंटीग्रिटी की बात कहूँ तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा हमारा जो है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है, रिलायबल है और डुप्लीकेट नहीं है, नॉन डुप्लीकेट है। मतलब इसकी डेफिनेशन ही इस तरह से है कि डेटा इंटीग्रिटी रिफर्स टू द ओवरऑल एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये डेटा इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स क्या है कि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, सेकंड थिंग डेटा जो है कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा डेटा जो है रिलायबल होना चाहिए और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 4 इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब दोस्तों कोई भी डाटा अगर ये कोई भी टेबल अगर ये 4 रूल्स फॉलो करता है तो उसका डेटा जो है वो मतलब कोई अगर ये अब दोस्तों अगर कोई भी टेबल डेटा इंटीग्रिटी के रूल्स को फॉलो करता है तो वो टेबल जो है वो इंटीग्रेट है, वो उसका डेटा जो डेटा इंटीग्रेट है। अब दोस्तों अब अपन लोग आते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के ऊपर। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, जब भी हम 2 टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं तो एक तो हमारी होगी प्राइमरी की, दूसरी होगी हमारी फॉरेन की। जो मेन टेबल होगा उसकी जो की होगी वो होगी प्राइमरी की, और सेकंड टेबल की जो की होगी वो होगी फॉरेन की। अब दोस्तों अगर मान लीजिए जो मेरा मेन टेबल है उसका जो प्राइमरी की है वो अगर डेटा इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं करता है तो क्या सेकंड टेबल की जो फॉरेन की है जिससे वो लिंक हो रही है क्या वो फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर पहली वाली में डेटा इंटीग्रिटी नहीं है दूसरे वाले में डेटा इंटीग्रिटी कैसे हो सकती है? तो तो ये आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। मतलब अगर आपका पहला टेबल जो है उसमें डेटा जो अगर वो प्राइमरी की है जिससे वो रिलेट हो रहा है, अगर उसका डेटा इंटीग्रेट है तो सेकंड की का जो स्लेव टेबल है उसका डेटा ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यही हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे दोस्तों कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज़ द लॉजिकल डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन की ऑन द प्राइमरी की। मतलब जो फॉरेन की है वो प्राइमरी की के ऊपर लॉजिकली डिपेंडेंट है। The integrity of row that contains the foreign key depends on the integrity of the row that it references। जो foreign की जो foreign की इंटीग्रिटी है वो इंटीग्रिटी जो है डिपेंड करती है किसकी इंटीग्रिटी से, जहाँ से वो रेफरेंस ले रही है प्राइमरी की, जो पहले वाली टेबल है उसकी प्राइमरी की से। ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा मेन टेबल है, इसके अंदर पर्सनल आईडी, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर 4 फील्ड हैं। दूसरा अपना आधार टेबल है, इसके अंदर आधार आईडी और पर्सनल आईडी है, ये इससे रिलेट हो रही है। अगर यहीं पर डेटा इंटीग्रिटी नहीं होगी, यहीं पर हमारा डेटा डुप्लीकेट होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, तो क्या ये वाली फील्ड इसको फॉलो करेगी? नहीं करेगी। तो यही हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। मतलब यहाँ पे डेटा अगर इंटीग्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी इसका डेटा भी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। यही हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि मैंने एक पर्सन नाम की टेबल ली है और यहाँ पे एक आधार नाम की टेबल ली है। यहाँ पे देखिए ये जो आईडी है इसका जो प्राइमरी की है वो जो है ना तो डुप्लीकेट है ना नल है, मतलब डेटा इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहा है और ये हमारा इससे लिंक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब यही डेटा इंटीग्रेट है तो ये भी डेटा इंटीग्रेट, ये इसका भी डेटा इंटीग्रेट रहेगा। तो ये हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो गया। दूसरा रूल दोस्तों ये होता है, दूसरा रूल ये है कि व्हेन यू डिलीट ए रो दैट कंटेन्स ए प्राइमरी की और अपडेट इट विद डिफरेंट प्राइमरी की, यू डिस्ट्रॉय द मीनिंग ऑफ एनी रूल्स दैट कंटेन दैट वैल्यू एज ए फॉरेन की। मतलब जब भी आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाओगे, जैसे मान लीजिए ये, तो इसमें से आप इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो। किस डेटा को? इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो, ना इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है इस रिकॉर्ड के। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर चेंज करना है, इसकी प्राइमरी की के अंदर चेंज करना है या इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो पहले आप इस रिकॉर्ड को चेंज करोगे या डिलीट करोगे, उसके बाद ही ये वाला रिकॉर्ड आप डिलीट करोगे। ठीक है, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कुछ रूल्स हैं। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की, आपने मान लीजिए इस रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश की, तो क्या करेगा? डेटाबेस आपको अलाउ नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट द डेटाबेस सर्वर डज नॉट अलाउ यू टू वॉयलेट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आपको डेटाबेस सर्वर जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को वॉयलेट नहीं करने देगा एंड गिव्स यू एन एरर मैसेज। एक एरर मैसेज देगा इफ़ यू अटेम्प्ट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द पेरेंट टेबल। अगर पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करी तो आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। अब दोस्तों रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? जब भी तो दो टेबल्स के बीच में दो टेबल्स आपस में एसोसिएट होती हैं, दो डेटाबेस आपस में एसोसिएट हो जाती हैं, साथ में जुड़ जाती हैं किसी एक की से, तो वो हमारी रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिया हुआ है टीचर टीचर्स स्टूडेंट। टीचर जो है क्या है? टीचर भी एक एंटिटी है, एक डेटाबेस है। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, एक डेटाबेस है। और जो टीचर्स क्या है? वो रिलेशनशिप है हमारा। तो इसको इस तरह से हम ले सकते हैं कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को टीच करता है, तो ये भी एक एंटिटी हो गई, ये भी एक एंटिटी हो गई, ये हमारी रिलेशनशिप हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब रिलेशनशिप मेनली कितने टाइप की होती है? रिलेशनशिप मेनली जो है वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है 1-to-1 रिलेशनशिप, दूसरी होती है 1-to-many एंड many-to-1 रिलेशनशिप, और तीसरी होती है many-to-many रिलेशनशिप। अब दोस्तों अपन लोग सबसे पहले आते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप के ऊपर। जब भी दोस्तों एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड के साथ रिलेटेड हो, तो वो हमारी 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाती है। इन ए रिलेशनशिप ईच रिकॉर्ड ऑफ द वन टेबल, एक टेबल का एक रिकॉर्ड इज रिलेटेड टू ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ द अदर टेबल। दूसरे टेबल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड के से अगर अटैच है, अगर रिलेटेड है, तो वो हमारी 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे कि पर्सन और आधार, तो पर्सन हमारी एक एंटिटी है, इसका एक रिकॉर्ड इसके एक रिकॉर्ड के साथ एसोसिएटेड रहेगा, तो ये हमारी 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाएगी। जैसे पर्सन के अंदर आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है। अगर एक आईडी है, ठीक है, और ये दूसरे वाले टेबल में आधार है, इसमें आधार नंबर और आईडी है, तो ये आईडी के द्वारा आपस में रिलेशनशिप में रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक आईडी का एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे आईडी लिया हुआ है मैंने, यहाँ पे नेम, एज, एड्रेस और आईडी। अब यहाँ पे इस आईडी का एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर है पूरे डेटाबेस के अंदर, और इस रिकॉर्ड को किससे एसोसिएट किया गया है? इससे एसोसिएट किया गया है। और इस एसोसिएशन में क्या है? इसका भी एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दूसरा एक नंबर का रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका एक रिकॉर्ड इसके एक रिकॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है, तो ये हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, ये हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। अब इसको अपन एक्सेस में कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको अपन एक्सेस में कैसे इस्टेब्लिश करेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप को। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर। मैं यहाँ पे खोलता हूँ अपना, ये मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, इसमें मैंने 2 टेबल्स ली हुई हैं। एक तो आधार टेबल ली है, मैंने आधार टेबल को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, दूसरी जो टेबल है मेरी वो है मेरी पर्सन टेबल। पर्सन को भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, पर्सन भी ओपन हुई, आधार भी ओपन हो गई। अब मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनानी है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस टूल्स पे आऊँगा। डेटाबेस टूल्स पे आकर मैं रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा। जब मैं रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक टैब खुल जाएगा, और टैब मेरे सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये टैब मेरा ओपन हो गया है। अब मुझे अगर इसमें रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, तो मैं इस आधार को यहाँ पे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे रख दूँगा। एक टेबल मेरी ये हो गई, दूसरी टेबल को मैं ड्रैग करूँगा और रख दूँगा। अब मुझे पर्सन से लेके आधार में रिलेशनशिप बनाना है, तो जिस की से मुझे, जिस फील्ड से मुझे रिलेशनशिप बनाना है, उस फील्ड को मैं उठा के यहाँ पर दूसरे वाले टेबल में रख दूँगा, ड्रैग कर दूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक विंडो खुल जाएगी। अब ये विंडो हमको क्या बता रही है? यहाँ पे देखिए टेबल का नाम क्या है? पर्सन है, और पर्सन के नीचे सारी फील्ड्स दी हुई हैं। आपको जिस फील्ड से कनेक्शन करना हो, जिस फील्ड से डेटा को एसोसिएट करना हो, वो फील्ड आप यहाँ पे ले सकते हैं। हमें आईडी से एसोसिएट कराना है। फिर यहाँ पर दूसरी टेबल है आधार, इसमें भी यहाँ पे आधार की फील्ड्स खुल गई हैं। जिस फील्ड से आपको एसोसिएशन कराना है, उस फील्ड की आप जिस फील्ड से आपको एसोसिएशन कराना है, उस फील्ड को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब दोनों की आईडी आप यहाँ पे आ जाइए। ऑटोमेटिक जब आप ये लेंगे, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप बता रहा है वो, कि यहाँ पे आपकी जो है 1-to-1 रिलेशनशिप फॉर्म होगी। बस आप यहाँ पे आके इसको ओके क्रिएट कर दीजिए, तो आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मैंने आपको बताई है, अगर आपको वो इन्फोर्स करानी हो, आप चाहते हैं कि आधार पर्सन आईडी में से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट ना हो, सिर्फ जब तक आधार में से डिलीट ना हो, या फिर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड अपडेट ना हो जब तक आधार में से अपडेट ना हो, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अभी इसको आप हटा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे आके क्रिएट कर दीजिए, आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम 1-to-1 रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं एक्सेस के अंदर।
अब चलिए दोस्तों मैं आगे चलता हूँ, आपका वापस अपने लेक्चर पे लौटते हैं। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं 1 to many एंड many to 1 में। अब दोस्तों जब एक रिकॉर्ड एक टेबल का, मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड स्लेव टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड से, एक या उससे अधिक रिकॉर्ड से एसोसिएटेड हो, तो वो हमारा 1 to many रिलेशनशिप कहलाता है। मतलब एक टेबल का एक रिकॉर्ड वो किससे एसोसिएट हो रहा है, दूसरे टेबल के एक या उससे अधिक रिकॉर्ड से एसोसिएट हो रहा है, तो हमारा 1 to many रिलेशनशिप कहलाता है। इसका अपोजिट दोस्तों, बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं, अगर किसी एक टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स किसी दूसरे टेबल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से अगर एसोसिएट हो रहे हैं, तो वो हमारा मैनी टू वन रिलेशनशिप कहलाता है। अब दोस्तों इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल मैंने लिया हुआ कस्टमर और अकाउंट। एक कस्टमर है, उसके कई अकाउंट्स एक बैंक में हो सकते हैं। एक कस्टमर अगर है, उसके कई अकाउंट्स उस बैंक में हो सकते हैं, पर जितने अकाउंट्स हैं अगर हम देखेंगे तो जितने अकाउंट्स हैं वो एक ही कस्टमर से एसोसिएट करते हैं, तो वो हमारा मैनी टू वन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कस्टमर के बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 1 to many एंड many to one रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में वो देखते हैं अपन। जैसे 1 to many है, तो एक कस्टमर होल्ड्स एन नंबर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एन नंबर ऑफ अकाउंट्स, तो ये हो गया हमारा 1 to many। एक कस्टमर है, उसके बहुत सारे अकाउंट्स हैं। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अकाउंट्स एन नंबर ऑफ अकाउंट्स, लेकिन ये सारे किससे, एक ही कस्टमर से एसोसिएटेड हैं, तो ये हमारा जो है मैनी टू वन रिलेशनशिप हो जाएगा। अब इसको मैंने समझाने के लिए और यहाँ पे आपको एक टेबल ली हुई है। देखिए यहाँ पे ये राधा नाम, यहाँ पे जो है ये कस्टमर टेबल है, यहाँ पे सबके एक एक रिकॉर्ड ही एग्जिस्ट करते हैं। राधा का एक रिकॉर्ड है, रानी का एक रिकॉर्ड है, ये हमारी प्राइमरी की है जो आईडी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो टेबल लिया हुआ है उसके अंदर हमने अकाउंट नंबर लिया हुआ है और कस्टमर की आईडी ली हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए जो राधा जी हैं, उनके जो हैं, राधा जी के कितने अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे एक अकाउंट यहाँ एग्जिस्ट करता है, एक अकाउंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ कस्टमर एक ही है, पर यहाँ पे कितने अकाउंट्स हैं, उसके 2 अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से जो रानी है, उस रानी के यहाँ पे कितने अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, एक अकाउंट ये हो गया, दूसरा अकाउंट ये हो गया, तीसरा अकाउंट ये हो गया। रानी के 3 अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है 1 to many का रिलेशनशिप है। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे मैनी अकाउंट्स हैं, लेकिन ये किससे एसोसिएट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही से एसोसिएट हो रहे हैं, तो वो हमारा मैनी टू वन कहलाएगा। अब दोस्तों हम एक्सेस के अंदर 1 to many रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अपन चलते हैं एक्सेस के ऊपर। तो एक्सेस के ऊपर जाऊँगा मैं, यहाँ पर मैंने ओपन किया, मैंने डेटाबेस पहले से बना के रखी है। यहाँ पे मैं आ गया, मैंने अकाउंट को ओपन किया, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट कस्टमर आईडी और बैलेंस आ गया। और यहाँ पे कस्टमर को मैंने किया, तो कस्टमर में यहाँ पे कस्टमर आईडी, नाम, एज, एड्रेस आ गया। अब दोस्तों मुझे इसमें आपस में रिलेशनशिप रखना है, तो मैं डेटाबेस टूल्स पे आऊँगा और रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा। रिलेशनशिप पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आया कस्टमर के ऊपर, कस्टमर को मैंने ड्रैग किया, फिर मैंने अकाउंट को ड्रैग किया, दोनों को ड्रैग कर दिया। अब मुझे इसमें आपस में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, तो मैं इस आईडी को यहाँ से यहाँ पे ड्रैग करूँगा। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो वो ये यहाँ पे विंडो ओपन कर देगा। अब उसने विंडो ओपन करी तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कस्टमर जो है यहाँ पे ये कस्टमर टेबल है, उसके अंदर टेबल्स ये हमारे फील्ड्स आ गई, तो हमें किससे एसोसिएट करना है, आईडी से एसोसिएट करना है। और दूसरा टेबल कौन सा, अकाउंट टेबल है, उसके अंदर यहाँ की फील्ड्स आ गई। अब यहाँ से आपको किससे एसोसिएट करना है, तो हमको कस्टमर आईडी से एसोसिएट करना है। जैसे मैंने कस्टमर आईडी यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे आईडी कस्टमर क्या है, यहाँ पे एक आईडी है कस्टमर की, लेकिन यहाँ पे उस आईडी के अगेंस्ट में बहुत सारा डेटा एग्जिस्ट करता है, एक और उससे अधिक रिकॉर्ड्स आपस में एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे जब मैं क्रिएट करूँगा तो उससे पहले यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया 1 to many रिलेशनशिप, यहाँ 1 to many रिलेशनशिप आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरह से ये हमारा रिलेशनशिप बन गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 1 to many रिलेशनशिप्स को बना सकता हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, लौटते हैं लेक्चर की तरफ। अब यहाँ पे मैं आगे आऊँगा, आपको बताऊँगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स क्या होता है। अब दोस्तों मैं आता हूँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के ऊपर। अब दोस्तों मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है, जब बहुत सारे
फर्स्ट टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड सेकंड टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ आपस में एसोसिएटेड रहते हैं तो वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाती है। और सेकंड टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स फर्स्ट टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं तो वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एंटिटी लिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी मैंने कस्टमर लिया हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट लिया हुआ है। कस्टमर भी मेरी एक एंटिटी है और प्रोडक्ट भी मेरी एंटिटी है। बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत सारे कस्टमर्स द्वारा बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलते हैं। n नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसलिए मैन टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा। और n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बाय n नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें अपन आगे और चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कस्टमर लिया हुआ है और प्रोडक्ट आईडी लिया हुआ है। कस्टमर आईडी और यहाँ पे ये कस्टमर और प्रोडक्ट। कस्टमर के अंदर में कस्टमर आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है। और प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी है, प्राइस है और प्रोडक्ट का नाम है। अब दोस्तों जब भी मुझे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनानी होती है तो मैं ऐसे ही उसको आपस में एसोसिएट नहीं कर सकता। मुझे बीच में एक जंक्शन चाहिए, एक टेबल चाहिए जिसमें मैं दोनों टेबल्स के प्रोडक्ट को रख सकूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेसी करूँगा, क्योंकि ये भी एक प्राइमरी की है और ये भी मेरी एक प्राइमरी की है, अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेसी करूँगा तो मेरा डेटा इंटीग्रेट नहीं रहेगा। डेटा जो है वो इंटीग्रेशन के रूल्स को तोड़ देगा, वायलेट कर देगा। तो मुझे यहाँ पे एक तीसरा टेबल चाहिए पड़ता है जिसको मैंने यहाँ पर जंक्शन नाम दिया हुआ है। इन जंक्शन के अंदर मैंने दोनों चीज़ें रखी हैं, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। तो देखिए यहाँ पे एक जो कस्टमर आईडी 1 है उसने P1 नाम का प्रोडक्ट खरीदा है। कस्टमर आईडी जो 1 है उसने P2 नाम का प्रोडक्ट खरीदा है। कस्टमर आईडी जो 1 है उसने P3 नाम का प्रोडक्ट खरीदा है। इसी तरीके से कस्टमर नंबर 2 है, उसने P1 खरीदा है। कस्टमर नंबर 2 ने P2 खरीदा है। कस्टमर नंबर 2 ने P4 खरीदा है। कस्टमर नंबर 2 ने P5 खरीदा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कस्टमर्स बहुत सारे प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है। अब इसको अपन एक्सेस में कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए अपन चलते हैं एक्सेस के ऊपर। मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना के रखी है दोस्तों। यहाँ पे मैंने कस्टमर नाम की डेटाबेस बनाई हुई है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। दूसरी मैंने प्रोडक्ट नाम की डेटाबेस बनाई हुई है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तीसरी मैंने जंक्शन नाम की डेटाबेस बनाई हुई है। अब इसको मेरे को रिलेशन में रखना है तो मैं यहाँ पे डेटाबेस टूल्स के ऊपर आऊँगा, रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे रिलेशनशिप का टैब खुल गया। अब मुझे कस्टमर के साथ कस्टमर को ड्रैग करूँगा, कस्टमर यहाँ पे आ गया। मैं फिर प्रोडक्ट को ड्रैग करूँगा, प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ गया। अब फिर तीसरा मैं यहाँ पे जंक्शन को ड्रैग करूँगा, जंक्शन भी यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें आपस में रिलेशनशिप करना है। तो मैं कस्टमर आईडी को ड्रैग करके यहाँ लेके जाऊँगा, कस्टमर आईडी को ड्रैग करके यहाँ लेके जाऊँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये विंडो खुल जाएगी। इसमें वो बोल रहा है रिलेशनशिप टाइप इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे आप उसको कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी को रिलेट कर दोगे तो क्रिएट हो गया। तो ये आपका रिलेशनशिप बन गया। अब यहाँ से आप प्रोडक्ट आईडी को लोगे और यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे भी क्या बता रहा है, रिलेशनशिप इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। तो इस तरह से आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को एक्सेस के अंदर फॉर्म कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, हाउ टू सेव ए रिलेशनशिप। दोस्तों सेव करना तो बहुत आसान है, Ctrl+S से भी आप सेव कर सकते हो या फिर यहाँ पे आपको जो बटन दी हुई है उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो सेव करने का ऑप्शन हुआ। इसके बाद फिर अगले पे आते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है हाउ टू डिलीट ए रिलेशनशिप इन MS एक्सेस। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि रिलेशनशिप डिलीट नहीं होती। जैसे यहाँ पे अब आपको रिलेशनशिप को डिलीट करना है तो कोई ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। और ये बहुत माइनर काम है, आपको बहुत सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये टेबल खुल जाती है। आप जो है ये देखिए, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन खुल गए, एडिट रिलेशनशिप एंड डिलीट। तो ये ऑप्शन सिर्फ यहीं से आता है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये रिलेशनशिप डिलीट हो जाएगी। यहाँ पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड रिलेशनशिप। अपन ने बोला यस, ये रिलेशनशिप डिलीट हो गई। इस तरीके से दोस्तों आप रिलेशनशिप्स को डिलीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब दोस्तों फ़िल्टर्स होते क्या हैं, जैसे कि फ़िल्टर्स नाम से ये कि हम डेटा को फ़िल्टर करेंगे। तो फ़िल्टर को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो फ़िल्टर इज़ ए यूज़फुल वे टू सी ओनली द डेटा दैट यू वांट टू डिस्प्ले इन द एक्सेस डेटाबेस। फ़िल्टर एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मनचाहे डेटा को एक्सेस डेटाबेस में डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, फ़िल्टर्स को हम किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर आपको देखना हो, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर आपको देखना हो तो आप फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं।
फ़िल्टर्स को दोस्तों 4 टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं MS एक्सेस के अंदर। फ़िल्टर बाय सिलेक्शन, फ़िल्टर बाय एक्सक्लूजन, फ़िल्टर बाय फॉर्म और एडवांस फ़िल्टर। इन चारों फ़िल्टर्स को मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ़िल्टर बाय सिलेक्शन में क्या होता है, जितना भी आपका सिलेक्टेड डेटा है सिर्फ उतना ही शो होता है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों इसको मैं समझाने के लिए मैं एक्सेस पे मूव करता हूँ, आपको मैं एक्सेस पे लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ इसको आप फ़िल्टर बाय सिलेक्शन को किस तरीके से आप प्रैक्टिकली करेंगे। तो दोस्तों ये अपन एक्सेस पे आ गए। अब मैंने यहाँ पे फ़िल्टर्स को अप्लाई कर दिया है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने फ़िल्टर्स को अप्लाई किया तो जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ का फ़िल्टर वहाँ पे खुल गया है। अब जैसे मान लीजिए मुझे उन लोगों के नाम को फ़िल्टर करना है जिनकी एज 22 है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, या तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फ़िल्टर खुल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी सेम वही प्रोसेस होगा। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दिया हुआ है तो उसको मैं हटाऊँगा और मैं चाहता हूँ यहाँ पे 22 वाले जितने भी एज के बंदे हैं उनका नाम आ जाए, तो मैं यहाँ पे 22 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूँगा। तो जितने भी 22 वाले नाम के बंदे हैं वो सारे आपके सामने डिस्प्ले हो गए हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं हम फ़िल्टर बाय सिलेक्शन। जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे उसके आधार पे आपका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब जैसे इस फिल्टर्स को हटाना है तो यहाँ पर टॉगल फिल्टर का बटन होता है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये टॉगल फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। अब दोस्तों मैं फ़िल्टर लगाता हूँ इस वाली फील्ड में। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ जितने भी DCA वाले बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। मैंने DCA पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। जितने भी DCA वाले बच्चे हैं सिर्फ उनका ही नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बाकी सारा डेटा यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो ये कहलाता है फ़िल्टर बाय सिलेक्शन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको फ़िल्टर बाय सिलेक्शन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इसको फ़िल्टर्स को हटाने के लिए आप यहाँ पे वापस टॉगल फ़िल्टर पे प्रेस करते हो तो ये फ़िल्टर आपका वापस बंद हो जाता है। दोस्तों ये था आपका फ़िल्टर बाय सिलेक्शन। इस तरह से आप कोई भी फील्ड को सिलेक्ट करके फ़िल्टर बाय सिलेक्शन को परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका फ़िल्टर बाय सिलेक्शन था। अब अपन लोग दोस्तों आते हैं वापस अपने लेक्चर के ऊपर। हम देखते हैं फ़िल्टर्स बाय एक्सक्लूजन। अब यहाँ पे एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, रिट्राइव्स ऑल द डेटा इन द डेटाबेस एक्सेप्ट द डेटा दैट हैज़ बीन चूजन टू बी एक्सक्लूड सर्च। मतलब जिस डेटा को सिलेक्ट किया गया है उस डेटा को छोड़ के सभी अन्य डेटा आपका डिस्प्ले करा देता है। इसको कहलाते हैं फ़िल्टर बाय एक्सक्लूजन। तो दोस्तों चलिए पहले देख लेते हैं फ़िल्टर बाय एक्सक्लूजन कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मैं आपको डेटाबेस पे लेके चलता हूँ। ये आपका आ गया। अब यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए कि DCA वाले बच्चे उनका नाम छूट जाए, बाकी सभी का आ जाए, तो मैं टेक्स्ट फिल्टर में क्लिक करूँगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास दिए हैं। इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगिन विथ, डज नॉट बिगिन विथ, कंटेन, डज नॉट कंटेन, एंड्स विथ, डज नॉट एंड्स विथ। अब दोस्तों ये जितनी कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को मैं सब पे बताता हूँ। तो जो अपना सबसे पहले तो मैं आपको ये टेक्स्ट फिल्टर में जो मैं एक्सक्लूजन का बता रहा था तो मैं वो बता देता हूँ। तो एक्सक्लूजन जो परफॉर्म होता है वो डज नॉट इक्वल टू से होता है। डज नॉट इक्वल टू अगर आप यहाँ पे देते हैं DCA तो DCA वाले बच्चों को छोड़ के बाकी सभी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ओके किया तो DCA वाले बच्चे छूट गए और बाकी जितने बच्चे थे उन सब का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो हम इसको बोलते हैं डेटा फ़िल्टर बाय एक्सक्लूजन। ठीक है, फ़िल्टर फॉर एक्सक्लूजन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ़िल्टर बाय एक्सक्लूजन समझ में आया होगा। अब बाकी टॉपिक्स भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है इक्वल्स टू तो सेम वही प्रोसेस है जो भी आपने किया था। जैसे अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे DCA वाले जो बच्चे डिस्प्ले हों बाकी सब हाइड हो जाएँ तो वो यहाँ पर सिर्फ DCA वाले बच्चों को यहाँ डिस्प्ले करेगा। ये आपका टेक्स्ट फिल्टर हो गया पहला। फिर आपका डज नॉट इक्वल टू, ये तो मैं बता चुका हूँ अभी। फिर बिगिन विथ, अगर मैं चाहता हूँ कि यार जितने भी कोर्स हैं जो D से स्टार्ट हो रहे हैं वो डिस्प्ले हो जाएं तो मैं सिर्फ कोर्स बिगिन विथ D लिखूँगा और यहाँ पे D पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो जितने DCA मतलब जितने भी हैं पहले फ़िल्टर हटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर बिगिनस विथ D कर देता हूँ। तो जितने भी D वाले हैं यहाँ पे वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे DCA वाले आ गए, DTP वाले आ गए, ये यहाँ पे दोनों डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये यहाँ पे बिगिन विथ है। इसके अलावा डज नॉट बिगिन विथ, तो डज नॉट बिगिन विथ मतलब कि जो D से चालू नहीं हो रहे या किसी अन्य लेटर से चालू नहीं हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे D लगा देता हूँ तो जितने भी कोर्सेज हैं जो D से चालू नहीं होंगे वो डिस्प्ले नहीं होंगे और बाकी सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो सबसे पहले फ़िल्टर हटाना पड़ेगा दोस्तों, और फ़िल्टर हटाने के बाद फिर मैं यहाँ पर डज नॉट बिगिन विथ D लिख देता हूँ।
तो डी वाले छोड़ के बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे DCA और DTP हट गए, बाकी सारी कोर्सेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये आपका जो है डज नॉट बिगिन हो गया। फिर आप क्या आते हैं कंटेंस, तो जो भी लेटर कंटेन कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे को चाहिए DC DOC, जो कोर्सेज जिस कोर्सेज के नाम के अंदर DOC आता है वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, तो मैं यहाँ पे आके ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पे DOC, पहले तो फ़िल्टर हटाना पड़ेगा दोस्तों, जब भी एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं दूसरे फ़िल्टर को हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कंटेन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं DC करता हूँ। जब मैं DC क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा तो देखिए DCA PG DCA DCA, तो यहाँ पे जितने भी जो भी कोर्सेज में DC था वो सारे कोर्सेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरह से ये कंटेन विथ काम करता है। अब अपन लोग आते हैं डज नॉट कंटेन विथ, तो मैंने फ़िल्टर वापस हटाया, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ डज नॉट कंटेन विथ। तो डज नॉट कंटेन में DC दे देता हूँ, तो जिन कोर्सेज में DC नहीं आता है वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे DCA भी हट गया और अपना PGDCA भी हट गया। यहाँ पे टैली और DTP आ गया, क्योंकि उन दोनों कोर्सेज में DC आता था। तो दोस्तों ये था अपना डज नॉट कंटेन विथ फ़िल्टर। अब आते हैं एंड्स विथ, तो हटाते हैं। अब यह जैसे कि जो कोर्सेज A से ख़त्म हो रहे हैं या Y पे ख़त्म हो रहे हैं, तो वो अपन ले लेते हैं यहाँ पे मैं टेक्स्ट फिल्टर पे आया और एंड्स विथ Y कर देता हूँ। जो कोर्सेज का नाम Y से ख़त्म हो रहा है वो सारे डिस्प्ले हो जाएं। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे टैली Y से जो ख़त्म हो रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसी की तरह जो है हमारा डज नॉट एंड्स विथ आ जाता है। डज नॉट एंड्स विथ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो A से ख़त्म नहीं हो रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। तो A से टैली और DTP ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बाकी DCA और PGDCA A पे ख़त्म हुए थे इसलिए वो छूट गए। तो दोस्तों ये आपका है, ये सारे टेक्स्ट फिल्टर्स मैंने आपको बता दिए। इसमें जो फ़िल्टर बाय एक्सक्लूजन था वो डज नॉट इक्वल टू था और डज नॉट एंड विथ था। तो ये दोनों ही फिल्टर्स आपके एक्सक्लूजन में आ जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स पसंद आए होंगे। इसी तरह से ये एज में है दोस्तों, एज में भी नंबर फिल्टर्स होते हैं, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और बिटवीन। मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि इक्वल टू है, जिनकी एज 22 के बराबर है उनका डेटा डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पे दो लोगों का डेटा डिस्प्ले हो गया जिनकी एज 22 के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर फिल्टर्स में अपन आगे आएंगे तो डज नॉट इक्वल टू, जिनकी एज 22 के बराबर है उनको डिस्प्ले छोड़ के बाकी सब डिस्प्ले हो जाए, तो 22 वाले छूट जाएंगे। पहले हटाना पड़ेगा फिल्टर दोस्तों, उसके बाद करेंगे अपन लोग। यहाँ पे आए, डज नॉट इक्वल टू किया, यहाँ पर 22 लिखा, तो जितने भी 22 वाले हैं वो छूट जाएंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे और बाकी सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये भी फिल्टर बाय एक्सक्लूजन आता है। इस तरह फिर फिल्टर मैंने हटा दिया, फिर दोबारा में आया, यहाँ पे नंबर फिल्टर्स पे आ गया, फिर यहाँ पे लेस देन। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे नंबर फिल्टर्स पे थे, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं इक्वल्स टू क्या करता है। अब डज नॉट इक्वल टू, जिन लोगों की एज 22 के बराबर नहीं है वो अगर मुझे डिस्प्ले कराना होगा तो मैं यहाँ पे आके इक्वल टू कर दूँगा, तो 22 वाले छोड़ के बाकी सब डिस्प्ले हो जाएंगे। दोस्तों जो अगला फिल्टर है वो है लेस देन। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 से कम वालों की एज चाहिए, 20 से कम वालों को डेटा मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 20 कर दूंगा। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा तो यहाँ पे जो 20 से कम वाले डेटा हैं वो 20 के बराबर वाले वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब दोस्तों पर लोग आते हैं अगले नंबर फिल्टर्स के ऊपर। फिल्टर बंद करता हूँ, दोबारा नंबर फिल्टर पे आता हूँ मैं। यहाँ पर लेस देन बता दिया, ग्रेटर देन। अगर जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 20 से बड़े वाले डेटा चाहिए, तो 20 जिनकी एज 20 साल से बड़ी है वो यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। ये 20 के बराबर और 20 से बड़े यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, ठीक है। इसके अलावा फिर से मैं टॉगल फिल्टर करता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ ग्रेटर देन एंड बिटवीन। बिटवीन मतलब जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि 18 से लेकर 20 तक के जितने बच्चे हैं उनका नाम डिस्प्ले हो जाए, तो 18 से 20 तक के बच्चे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट मैंने 18 दे दिया, लार्जेस्ट यहाँ पे 22 दे दिया। तो 18 से और 22 के बीच में जितने बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो दोस्तों ये मेरा नंबर फिल्टर्स है और ये मेरा टेक्स्ट फिल्टर्स है, दोनों ही फिल्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। फिल्टर बाय सिलेक्शन हो गया है, फिल्टर बाय एक्सक्लूजन हो गया है। फिल्टर बाय एक्सक्लूजन में नंबर फिल्टर्स में आता है डज नॉट इक्वल टू एंड डज नॉट एंड विथ एंड डज नॉट बिगिन विथ, ये तीन एक्सक्लूजन में आते हैं। और यहाँ पे जो आता है नंबर फिल्टर के अंदर, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, ये एक जो फिल्टर है ये यहाँ पे एक्सक्लूजन में आता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यह फिल्टर बाय एक्सक्लूजन या फिल्टर विद एक्सक्लूजन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अगले उस पर चलते हैं, अगले फिल्टर पर चलते हैं। अगला फिल्टर जो है वो है फिल्टर बाय फॉर्म। अब दोस्तों ये जो फिल्टर बाय फॉर्म जो मेथड है, ये फिल्टर बाय फॉर्म में क्या है कि हम अपने डेटा को फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म।
अब ये फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए अपन वापस आते हैं अपने एक्सेस के ऊपर कि ये फ़िल्टर में फॉर्म कैसे अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया, मैंने फ़िल्टर किया। अब जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एडवांस के ऊपर, तो यहाँ पे मैं आऊँगा फ़िल्टर बाय फॉर्म। जो पहला मेथड है वो है फ़िल्टर बाय फॉर्म का। जब मैं फ़िल्टर बाय फॉर्म क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं जो है फ़िल्टर बाय फॉर्म मेरा खुल गया है। यहाँ पे जितने भी मेरे पास फील्ड्स थी उन सब के अंदर एक फॉर्म खुल गया है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जो 22 वाले एज हैं, तो मैं यहाँ पे 22 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने बोला अप्लाई फ़िल्टर, तो यहाँ पे 22 वाले जितने भी थे वो यहाँ पे खुल गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर वैल्यू को फिल करके आप यहाँ पे जो है अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर मैं एडवांस पे आता हूँ, पहले मैं टॉगल फ़िल्टर के सारे फ़िल्टर्स को बंद करता हूँ। यहाँ पे आके अप्लाई फ़िल्टर बाय फॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे को जैसे कि कोर्स वाला लेना है, कोर्स पे मेरे को डीसीए वाले जितने बच्चे उनका डिस्प्ले करना है, तो डीसीए मैं यहाँ पे कोर्स पे लेके और यहाँ पे आके अप्लाई फ़िल्टर कर दूंगा। जब मैं अप्लाई फ़िल्टर करूँगा डीसीए वाले जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है ये फ़िल्टर बाय फॉर्म चलता है। फ़िल्टर को बंद करना है तो या तो फिर यहाँ से हटा दीजिए टेक्स्ट फ़िल्टर को, ठीक है, या टॉगल फ़िल्टर कर दीजिए, तो सेम बात है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए मुझे एक फ़िल्टर अप्लाई करना है कि डीसीए वाले जो बच्चे हैं वो और जिनकी फ़ीस 5,000 रुपये डिपॉजिट है वो ये दोनों चाहिए। तो मैं यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर पे आऊँगा, फ़िल्टर पे फॉर्म पे आऊँगा। कोर्स तो सिलेक्टेड है पहले से, फ़ीस डिपॉजिट मैंने 5,000 कर देता हूँ। तो वो बच्चे जिनका कोर्स डीसीए है और जिनकी फ़ीस 5,000 है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप यहाँ पे आके अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे डीसीए वाले जितने बच्चे थे वो और जिनकी 5,000 रुपये फ़ीस जमा है वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, ठीक है। अब दोस्तों इसी में मैं आगे एक और फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ कि मुझे उन बच्चों का नाम चाहिए जिनकी फ़ीस जिनका कोर्स डीसीए है, जिनकी फ़ीस 5,000 है और जिनका एड्रेस भोपाल है। तो मैं वापस फ़िल्टर पे फॉर्म पे आऊँगा और इनका एड्रेस मैं यहाँ पे भोपाल कर दूँगा। तो और फिर यहाँ पे आके मैं अप्लाई फ़िल्टर कर दूँगा। तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स मेरे सिलेक्टेड हो गए, सौम्या और समीर नाम के, जिनका कोर्स जो है डीसीए है, जिनकी फ़ीस जो है 5,000 है और जिनका एड्रेस जो है भोपाल है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं फ़िल्टर बाय फॉर्म्स पे काम करता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फ़िल्टर बाय फॉर्म काम करता है। अब दोस्तों अपन लोग अगले वापस लेक्चर पे लौटते हैं। अब हम लोग अगला जो फ़िल्टर है वो है एडवांस फ़िल्टर। अब दोस्तों एडवांस फ़िल्टर के अंदर आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा सकते हो कि आपकी कंडीशन क्या है, आप किस कंडीशन पे डेटा को चाहते हो, उस कंडीशन में आपका रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों वो किस तरह से अप्लाई होता है एमएस एक्सेस में, तो उसके लिए मैं अपन चलते हैं वापस एमएस एक्सेस के ऊपर। अब दोस्तों हम लोग एडवांस फ़िल्टर्स पे आते हैं। एडवांस फ़िल्टर्स में आपके पास सामने डेटा है, आप यहाँ पे एडवांस पे आओगे और यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक टैब खुल जाएगा। इस टैब के अंदर आपकी डेटाबेस रहेगी और डेटाबेस में यहाँ पे आपके नीचे ये फील्ड्स रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको नेम चाहिए तो आपने यहाँ पे नेम ले लिया, यहाँ ये पूरी फील्ड्स आपकी आ जाएंगी। आप नेम ले लिया, आप चाहते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में रहे तो आपने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया, ठीक है। अब जैसे आप चाहते हैं कि एज जो रहे वो यहाँ पे स्टूडेंट की एज आ जाए तो आपने स्टूडेंट की एज ले ली, आपने उसको यहाँ पे क्राइटेरिया कर दिया ग्रेटर देन 20 की 20 से बड़ी होनी चाहिए हमारी एज, ठीक है। आपने सेकंड लिया, यहाँ पे आ गया आपके कोर्स के हिसाब से आपने कोर्स ले लिया और कोर्स में आपने यहाँ पे ले लिया DTP, जो DTP वाला कोर्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। आपने 3 कॉलम्स में 3 कंडीशंस रख दी और यहाँ पे आके एडवांस पे आके आपने यहाँ पे बोला अप्लाई फ़िल्टर या सॉर्ट। आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये नाम अमित आ गया, जिनकी एज जो है 18 से बड़ी है, जिनका कोर्स जो है DTP है, वो पूरी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो पाए क्योंकि आपने जो कंडीशंस लगाई थी वो आपने बोला था एज इज़ ग्रेटर देन 20 कोर्स DTP, तो DTP वाले दोनों बच्चे जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं जिनकी एज जो है 20 से बड़ी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर के अंदर चीज़ों को ले सकते हो, कर सकते हैं। आप जब भी यहाँ पे क्राइटेरिया लगाएंगे, क्राइटेरिया डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा जो एक चीज़ और भी है जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे क्राइटेरिया है इसमें आपको और लगाना है, जैसे कि या तो एज 20 से बड़ी हो, या तो आप DTP वाले बच्चे या DCA वाले बच्चे, तो और यहाँ पे लगा हुआ है आपको यहाँ पे DCA लिखना है।
तो आप यहाँ पे डीसीए लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, कोर्स के साथ जो है डीटीपी तो आपका है ही है, डीसीए वाले बच्चे जिनकी एज 20 से बड़ी है वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे सिर्फ एक डीसीए कोर्स बढ़ा दिया, तो यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आके आपने अप्लाई फ़िल्टर किया, तो देखिए यहाँ पे डीटीपी वाले बच्चे भी आ गए और डीसीए वाले बच्चे भी आ गए। मतलब यहाँ पे जिनकी एज 22 से बड़ी है, जिनका कोर्स डीटीपी है, जिनका जो कोर्स है डीसीए है, डीटीपी है या डीसीए, वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए और यहाँ पे जो नाम है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गए अकॉर्डिंग टू आपके जो है असेंडिंग ऑर्डर में। दोस्तों ये था मेरा एडवांस फ़िल्टर। मुझे उम्मीद है आपको एडवांस फ़िल्टर समझ में आया होगा दोस्तों। अब एडवांस फ़िल्टर में आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी फील्ड की जो भी कंडीशन रखना चाहें, उस फील्ड की उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसको भी असेंडिंग कर सकते हैं, इसको डिसेंडिंग कर सकते हैं, जैसा आप चाहें इसको असेंडिंग कर सकते हैं, आप इसको तीनों को असेंडिंग कर सकते हैं। तो ये कंडीशन डिपेंड करती है आपके ऊपर। जब आप कंडीशंस लगा लेंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर करेंगे तो वो डेटा आपके सामने यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका फ़िल्टर्स। मुझे उम्मीद है आपको फ़िल्टर्स पूरे समझ में आए होंगे। जितने फ़िल्टर्स होते हैं एक्सेल में वो मैंने सभी कंप्लीट किए हैं इस लेक्चर में। अगर आपको सभी फ़िल्टर्स को एक साथ क्लियर करना हो तो आप यहाँ पे क्लियर ऑल फ़िल्टर्स कर दीजिए, सारे फ़िल्टर्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, जैसे मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को जमाना है असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो आप यहाँ पे इस पे असेंडिंग पे क्लिक कर देंगे तो सारा आपका डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जम जाएगा। मान लीजिए आपको नाम से असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो आप नाम को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में जम जाएगा। अगर आपको यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करना है तो आप डिसेंडिंग पे क्लिक कर दिए तो आप नाम के अकॉर्डिंग आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा जम जाएगा। या मान लीजिए रजिस्ट्रेशन है, इसको आपको डिसेंडिंग में लगाना है, आप डिसेंडिंग पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ डिसेंडिंग में आपका पूरा डेटा यहाँ पे जम जाएगा, या आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये सॉर्टिंग रिमूव करना है दोस्तों, यहाँ पर रिमूव सॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। उस रिमूव सॉर्ट के ऑप्शन से आप अपने डेटा की जितनी भी आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्टिंग करी है वो सारी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा एडवांस फ़िल्टर। चलिए लौटते हैं लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों ये जितने भी मेरे फ़िल्टर्स थे वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी फ़िल्टर्स समझ में आए होंगे। ओके दोस्तों, चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों क्वेरी क्या होती है, अगर मैं इसके डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो क्वेरी इज़ ए क्वेश्चन और ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन ए फॉर्मल मैनर। मतलब ये एक क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट है जिसको एक फॉर्मल मैनर में एक्सप्रेस किया जाता है। अब इस कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे कि भाई ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन करता क्या है, ये क्वेश्चन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करवाता है। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, डेटाबेस के अंदर से आती है। ठीक है, क्वेरीज क्या हो सकती हैं, क्वेरीज एक टेबल में से भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती है आपको, या एक से अधिक टेबल हो उनमें से भी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती है। इसके अलावा नाम तो है क्वेरी, ठीक है, लेकिन ये आपके डेटा को चेंज भी कर सकती है, डेटा को डिलीट भी कर सकती है, डेटा को ऐड भी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेरी क्या होती है। और हाँ दोस्तों, जब भी आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरी एक डेटाबेस दी हुई है जिसके अंदर नाम दिया है, एज दिया है, एड्रेस दिया है और फ़ोन नंबर दिया है। अब मुझे उन लोगों का और उसकी एज भी दी हुई है। अगर मुझे उन लोगों का नाम चाहिए जिनकी एज 25 से बड़ी है तो ये मेरी क्वेरी हो जाएगी। अगर मैं इसको फायर करूँगा तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि जिनकी एज 25 से बड़ी है, वो रिकॉर्ड्स मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है ना, अब ये रिकॉर्ड्स आपके सिस्टम पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दोस्तों ये डिस्प्ले जो होते हैं, ये डिस्प्ले करने के लिए ये जो रिकॉर्ड्स रिट्राइव होते हैं डेटाबेस में से, इसको रखने के लिए भी एक टेबल चाहिए पड़ता है। और जो डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले उन्हीं टेबल्स के अंदर ही होता है। तो ये जो टेबल है जिसके अंदर डेटा डिस्प्ले किया जाता है, जो डेटाबेस से रिकॉर्ड उठ के आते हैं और आपके सामने डिस्प्ले होते हैं, तो ये जो जिस टेबल के अंदर ये डिस्प्ले किए जाते हैं उसको हम डायनासेट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आगे वाले टर्म्स में काम आएगा आपको। तो हम डायनासेट क्या होता है, तो डायनासेट वो टेबल होता है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, जो डेटाबेस से रिकॉर्ड्स उठ के आते हैं, जो आपके सामने डिस्प्ले किए जाते हैं, वो एक स्पेशल टेबल होती है डायनासेट, उसके अंदर रख के ही रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया जाता है। तो दोस्तों इन क्वेरीज को आप सेव भी कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इनका यूज़ भी कर सकते हो रिपोर्ट्स वगैरह में। तो मुझे उम्मीद है क्वेरीज आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब अपन चलते हैं क्वेरीज कितने टाइप की होती हैं।
दोस्तों एक्सेस में जो क्वेरीज होती हैं वो होती है सिंपल क्वेरी, क्रॉस स्टेप क्वेरी, डुप्लीकेट क्वेरी और अनमैच्ड क्वेरी। दोस्तों ये 4 टाइप की क्वेरीज जो होती हैं वो एक्सेस में एग्जिस्ट करती हैं, जो हमको विजार्ड इनकी परमिशन देता है, सिंपल क्वेरी की, क्रॉस स्टेप क्वेरी की, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड की और अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड की। तो दोस्तों ये क्या क्या होती हैं इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सिंपल क्वेरी आती है। सिंपल क्वेरी क्या होती है, एक सिंगल टेबल से भी बनती है, मल्टीपल से भी बनती है। इसमें आप फंक्शंस का यूज़ नहीं कर सकते। फंक्शंस का यूज़ मतलब इसमें आप वैल्यूज़ को सम नहीं कर सकते, वैल्यूज़ का एवरेज नहीं निकाल सकते, मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। तो ये आपकी जो है ये आपकी सिंपल क्वेरी होती है। इसके बाद आती है क्रॉस स्टेप क्वेरी। इस क्वेरी के अंदर आप सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम टाइप के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक फाइंड डुप्लीकेट है। फाइंड डुप्लीकेट क्या करती है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सिस्टम उसको डिस्प्ले कराती है। और अनमैच्ड का मतलब होता है जो कि डुप्लीकेट नहीं है उन रिकॉर्ड्स को यहाँ पे डिस्प्ले कराती है। तो ये 4 टाइप की क्वेरीज होती हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिंपल क्वेरी के बारे में, फ्रॉम ए सिंगल टेबल। इसके बाद मैं मल्टीपल टेबल पे आऊँगा। तो दोस्तों मैं आता हूँ, अब मुझे आपको बताना है कि सिंपल क्वेरी कैसे बनाते हैं सिंगल टेबल के अंदर। तो मैं सबसे पहले एक्सेस पे आता हूँ। मैं एक्सेस पे आ गया हूँ, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा डेटा जो है वो दिया हुआ है। इसके अंदर मेरा दिया हुआ है नेम ऑफ सेल्स दिया हुआ है, नेम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, सेल्स अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको डिस्प्ले कराना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे आऊँगा, क्वेरी बनाने के लिए क्रिएट पे आऊँगा। क्रिएट के अंदर यहाँ पे क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करूँगा। अब मैं क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल टेबल से, सिंपल क्वेरी विद सिंगल टेबल, सिंपल क्वेरी विजार्ड विद सिंगल टेबल। तो यहाँ पे जब भी मैंने क्वेरी विजार्ड पे क्लिक किया तो यहाँ विजार्ड खुल गया, एक विंडो खुल गई है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सिंपल क्वेरी का दिया हुआ है। सिंपल क्वेरी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ओके किया। जब मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो बता रहा है कि किस टेबल में से आपको चाहिए क्वेरी। तो आपने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे जो है जो डेटा चाहिए वो चाहिए क्रॉस टैब में से, डेटा सेल्स डेटा क्रॉस टैब, इसका नाम रखा हुआ है टेबल का, सेल्स डेटा क्रॉस टैब। अब इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे इसमें से सेल्स चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, मुझे अमाउंट नहीं चाहिए। तो मैं अमाउंट को छोड़ सकता हूँ। अगर सारे फील्ड्स चाहिए तो आप ये डबल एरो क्लिक करोगे यहाँ पे, और सारे फील्ड्स यहाँ से हटाना है तो आप ये डबल एरो यहाँ से क्लिक करोगे, और आपको एक एक फील्ड को ट्रांसफ़र करना है तो आप सिंगल एरो इससे ट्रांसफ़र करोगे। तो आप यहाँ पे नेम सेल्स आ गया और नेम प्रोडक्ट आ गया। अमाउंट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, इसको मैंने नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उस क्वेरी का नाम आ रहा है। चाहे तो आप यहाँ पे क्वेरी का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ABC रख देता हूँ नाम को। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ओपन द क्वेरी टू व्यू द इन्फॉर्मेशन एंड मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन। अगर आप मॉडिफाई पे जाते हैं तो वापस आप शुरू पे पहुँच जाएंगे, इस स्टेप के स्टार्टिंग पे पहुँच जाएंगे। और आप क्वेरी को ओपन करके देखना चाहते हैं तो ओपन द क्वेरी टू व्यू द इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फिनिश क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने ही क्वेरी बन जाएगी। यहाँ पे आ गया, आपने दो फील्ड्स ली थी, नेम ऑफ सेल्स एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे नेम ऑफ सेल्स आ गया, नेम ऑफ प्रोडक्ट आ गया, और इस तरह से ये आपका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब दोस्तों ये जो ABC बना है ये क्वेरी का नाम है, पर ये डिस्प्ले जो हो रहा है ये वाला टेबल जिसमें आपके नेम ऑफ सेल्स आ रहे हैं और नेम ऑफ प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसको अपन डायनासेट बोलेंगे, इसको ही डायनासेट कहा जाता है। तो दोस्तों ये था एक सिंपल एग्जाम्पल कि एक सिंपल क्वेरी कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट में से क्वेरी बनाना। हमें मल्टीपल प्रोडक्ट में से क्वेरी बनाना है, तो अब मल्टीपल में से बनाना है तो फिर मैं वापस आऊँगा क्वेरी विजार्ड के ऊपर। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं क्वेरी विजार्ड पे, सिंपल क्वेरी विथ मल्टीपल टेबल्स। तो सिंपल क्वेरी विथ मल्टीपल टेबल में मैं यहाँ पे आ गया सिंपल क्वेरी विजार्ड के ऊपर, मैंने यहाँ पे ओके किया। अब मुझे मल्टीपल टेबल्स में से निकालना है, तो मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया। सिटी के अंदर मैंने यहाँ पे लिया कि मुझे यहाँ पे नेम चाहिए। ठीक है, सिटी का नेम आ गया। फिर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे आ गया। फिर मुझे यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम चाहिए, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों ये तीनों टेबल्स पहले से रिलेशनशिप में बनी हुई हैं, 1 to many रिलेशनशिप में। ठीक है, और ये सेल्स नाम की टेबल है, इसके अंदर पूरे ये लोग कनेक्टेड हैं आपस में। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया तो वो ये बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड, या फिर समरी चाहे तो समरी भी देख सकते हैं, डिटेल्स चाहे तो डिटेल्स भी देख सकते हैं। पहले अपन डिटेल्स देख लेते हैं कैसी, हमने यहाँ पे फिनिश किया और यहाँ पे वही क्वेरी का नाम आ गया। आप चाहे तो क्वेरी को इसी नाम से रहने देते हैं अभी। फिर यहाँ पे अपना आ गया ओपन द क्वेरी टू व्यू द इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई द डिज़ाइन। हमें डिज़ाइन तो मॉडिफाई करनी नहीं है, इसलिए हम ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ओपन किया तो मैं यहाँ पे आ गया गवालिया में कीबोर्ड बेचा दीपमाला ने।
जबलपुर में वेब कैमरा बेचा दीपमाला ने। इस तरह से दोस्तों ये बहुत सारे टेबल्स में से हमारे पास रिकॉर्ड्स निकल के आ गए। तो ये जो है ये अगर हम इसको सेव कर देते हैं तो ये भी हमारा एक टेबल बन गया है ये क्वेरी, लेकिन ये काम करेगा टेबल के जैसे। तो दोस्तों ये था मेरा सिंपल क्वेरी विथ मल्टीपल टेबल्स। अब दोस्तों मैं आता हूँ क्रॉस टैब क्वेरी के ऊपर। अब दोस्तों क्रॉस टैब क्वेरी में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इसमें क्या होता है कि आप जो है सम, एवरेज, काउंट इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं किस तरह से यूज़ होगा ये। मैंने यहाँ पे क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे ओके क्लिक किया। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स दी हुई हैं, तो मुझे जो है सेल्स डेटा टेबल, इसमें से मुझे डेटा चाहिए। अब इसका मैं पहले समझा देता हूँ आपको। मुझे जो है इस जो टेबल है ऐसी दी हुई है, इसके अजय ने माउस को सेल किया 1000 में, फिर अजय ने मॉनिटर भी सेल किया 8000 में, फिर अजय ने माउस भी सेल किया 1500 में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ किस किस बंदे ने क्या क्या सेल किया है, उसकी टोटल क्वांटिटी क्या है। तो अगर मैं इसमें से निकालने जाऊँगा तो यह बहुत टफ है, तो इसलिए मैं इसको क्रॉस टैब का यूज़ करूँगा। तो मैंने क्वेरी डिज़ाइन पे आ गया, मैंने क्रॉस टैब क्वेरी पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे ओके क्लिक किया। अब दोस्तों क्रॉस टैब पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले वो बोल रहा है कि व्यू क्या चीज़ आपको इंक्लूड करनी है इस क्वेरी के अंदर। तो मैंने बोला मुझे सेल्स डेटा टेबल क्रॉस टैब जो है वो इंक्लूड करना है। ये टेबल ही है, इसका नाम मैंने सेल्स डेटा क्रॉस टैब टेबल रखा हुआ है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक पे आऊँगा तो वो बोलेगा कि आपको यहाँ पे जो हेडिंग है इसमें क्या चाहिए। अब जैसे मुझे चाहिए, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट ले लूँगा, तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा। या फिर अगर मुझे नाम चाहिए तो मैं यहाँ से नाम भी ले सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, अभी स्टार्टिंग में नाम ही ले लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया नेम, तो ये सेल्स नेम आ गया कि क्या क्या नाम है उन बंदों का। अब फिर यहाँ पे वो बोल रही है तो अवेलेबल फील्ड्स होंगे, यहाँ पे आप 2 फील्ड्स ले सकते हैं एक साथ में, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक ही ले रहा हूँ। इस वक्त फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ऊपर हेडिंग में क्या रखना है। तो दोस्तों मुझे ये हेडिंग में प्रोडक्ट का रखना है कि भाई अगर अजय ने क्या क्या बेचा, मतलब मॉनिटर कितने बेचे, माउस कितने बेचे, तो यहाँ पे मॉनिटर आ जाएगा, यहाँ माउस आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ प्रोडक्ट ही रखना है, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट रखा ऊपर। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो बोल रहा है सेल्स अमाउंट। अब सेल्स अमाउंट अकेली फील्ड बची है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है कि आपको सम करना है। मुझे सम करना है कितना बेचा। इसके अंदर आप मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज ये सब भी निकाल सकते हो। मुझे यहाँ पे सम निकालना है। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया और व्यू द क्वेरी को मैंने सेव करना चाहूँ तो यहाँ नाम भी दे देता हूँ सेव करने के लिए। अभी मैं इसी नाम से सेव कर देता हूँ और क्वेरी को व्यू कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, आबिद ने टोटल जो सेल करी है वो 19,100 रुपये करी। उसने CPU बेचा है और कीबोर्ड बेचे हैं और मॉनिटर बेचे हैं। अजय ने सेल करी है टोटल 21,000 की। उसने CPU बेचे हैं, कीबोर्ड बेचे हैं और मॉनिटर बेचे हैं और माउस भी बेचे हैं। ऐसे ही मोहन ने सेल करी है 8,500 की टोटल। उसने CPU भी बेचे हैं, कीबोर्ड भी बेचे हैं, मॉनिटर भी बेचे हैं और ये माउस भी उसने सेल किए हैं। ऐसे ही राम ने भी सेल करी है 24,000 की। तो दोस्तों देखिए कितना आपका डेटा कितना एक्यूरेट निकल के यहाँ पे आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टेबल देखेंगे तो आप टेबल में बोलेंगे ये डेटा हम किस तरह से निकालेंगे, इतना टेबल ऐसे रखा हुआ है, आपको अलग अलग छांटना पड़ेगा हर चीज़ को। तो ये होती है क्रॉस टैब क्वेरी, जिसमें आप एवरेज, सम, काउंट का यूज़ करके अपनी क्वेरी को बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्रॉस टैब क्वेरी समझ में आई होगी। अब अपन आगे चलते हैं क्वेरी विजार्ड के ऊपर। अब यहाँ पे फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड। अब डुप्लीकेट टू क्वेरी विजार्ड है कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को निकालना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे ओके किया। अब यहाँ पे डुप्लीकेट के लिए भी मैं यहाँ सेल्स डेटा ही ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी हैं। अजय के रिकॉर्ड्स भी डुप्लीकेट है, माउस के रिकॉर्ड्स भी डुप्लीकेट है। तो मैंने यहाँ पे टेबल यही सेलेक्ट कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे निकलना है डुप्लीकेट क्या चीज़ है। तो मुझे ना प्रोडक्ट का क्या डुप्लीकेसी, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रख दिया। अगर मैं चाहूँ तो नेम के हिसाब से भी रख सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रोडक्ट रखा है कि क्या क्या बिका है डुप्लीकेसी में। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्लिक किया। अब वो बोल रहा है कि एडिशनल फील्ड्स कुछ आपको ऐड करना हो तो मैंने बोला ठीक है, मुझे एडिशनल फील्ड्स नहीं ऐड करना, सिर्फ मुझे यहाँ पे वही ऐड करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पे व्यू द रिजल्ट कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे डुप्लीकेट में क्या क्या आ गया। CPU आ गया, नंबर क्या था 6, कीबोर्ड के नंबर 6, मॉनिटर 6 और माउस भी 6, ये आ गया। इसी क्वेरी को अगर मैं दोबारा से करता हूँ, फिर से अपन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स निकालते हैं। यहाँ पे ओके किया। अब की बार अपन लोग यहाँ पे 2 फील्ड्स ले लेते हैं। एक तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की फील्ड ले ली, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्लिक किया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नेम जिसने बंदों ने बेचा उसकी भी ले ली। तो मतलब अब क्या होगा कि बंदे की इन्फॉर्मेशन भी आएगी और उसके डुप्लीकेट की भी इन्फॉर्मेशन आएगी। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे बोला व्यू द रिजल्ट, फिनिश कर दिया। ये नेम बोल रहा है कि नेम आपका पहले से एग्जिस्ट करता है, इसमें आप 1 लगा देते हैं, ये नेम बन गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत क्वेरी किस तरह से मॉडिफाई हो गई है। CPU किस किस ने बेचा, अजय ने बेचा, CPU आबिद ने भी बेचा, CPU राम ने भी बेचा, राम ने CPU 2 बार बेचे। और कितनी क्वांटिटी है, 3 3 6 जो इसमें निकल के आ रही थी। ऐसे कीबोर्ड की कितनी क्वांटिटी है, 3 3 6। मॉनिटर की कितनी क्वांटिटी है, 3 3 6। दोस्तों इस तरीके से आपकी ये क्वेरी काम करती है। तो डुप्लीकेट में आप 2 फील्ड्स के ऊपर लेके डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, चाहे तो एक फील्ड के ऊपर भी डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेरी विजार्ड के ऊपर। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक बचा हुआ है वो है फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। अब यहाँ पे अनमैच्ड में क्या होगा, डुप्लीकेट हट जाएंगे, जो डुप्लीकेट नहीं है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये आखिरी ऑप्शन है हमारा, इसको हम समझ लेंगे तो हमारा क्वेरी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों जब मैं फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये 2 टेबल्स में से जो डुप्लीकेट नहीं होंगे उनको निकाल के हमको देगी। दोस्तों ध्यान रखना 2 टेबल्स में से। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए 2 टेबल्स बना ली। एक तो सेल्स डेटा मेरी टेबल है और एक वो कॉपी ऑफ सेल्स डेटा। यहाँ 2 टेबल्स बनी हुई है जिसमें रिकॉर्ड्स बिल्कुल सिमिलर हैं लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स डिफर हैं। तो मैंने उनको जो नेम से डिफ़र किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ये काम करती है। फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड पे आएंगे, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। अब वो यहाँ से पूछ रहा है कि किस डेटा को आपको उठाना है। तो मैंने सेल्स डेटा यहाँ से उठाया, ठीक है। विच टेबल और क्वेरी कंटेन द रिकॉर्ड्स यू वांट इन क्वेरी रिजल्ट, किस रिकॉर्ड के रिकॉर्ड्स चाहिए क्वेरी रिजल्ट में। तो अपन कॉपी ले लेते हैं, कॉपी ऑफ सेल्स डेटा। हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक किया। बोल रहा है किससे आपको मैच करना है, विच टेबल्स और क्वेरी कंटेन्स द रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे बोला सेल्स डेटा, ठीक है। मैंने बैक में क्या किया, कॉपी ऑफ सेल्स डेटा और यहाँ पे किया सेल्स डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। अब बोल रहा है किससे आपको मैच करना है। तो मैंने बोला नेम्स ऑफ सेल्स से मैच करना है, मतलब इन दोनों में जो डुप्लीकेट नहीं होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया और क्या क्या चाहिए मेरे को, ये सारी फील्ड्स चाहिए, नेम ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट और अमाउंट, तीनों चीज़ें चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, मॉडिफाई द क्वेरी, व्यू द क्वेरी। मैंने बोला व्यू द रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये 6 नाम डिस्प्ले हुए हैं पीयूष के, और जिन्होंने माउस CPU वगैरह बेचा है, और यही दोनों डुप्लीकेट नहीं थे, बाकी सारा डेटा डुप्लीकेट है। मैं टेबल को खोल के बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अजय, मोहन, ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे कॉपी मैंने खोल के बताई तो यहाँ पर सिर्फ ये अजय की जगह यहाँ पीयूष चेंज हुआ है, यहाँ पे भी पीयूष चेंज हुआ है, यहाँ पे भी पीयूष जो नाम है वो चेंज हुआ है। तो बाकी पूरा डेटा आपका सिमिलर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप 2 टेबल्स में से जो डुप्लीकेट नहीं है उनको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेरी विजार्ड समझ में आया होगा, और इसी के साथ अपना क्वेरी विजार्ड कंप्लीट होता है। तो मैंने आज आपको बताया कि सिंपल क्वेरी क्या होती है, क्रॉस टाइप क्वेरी क्या होती है, डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड क्या होता है, अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड क्या होता है। तो ये चारों क्वेरीज मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे अपन लोग आते हैं क्वेरी डिज़ाइन के ऊपर। अब दोस्तों कि कोई भी क्वेरी है, अगर आप उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप क्वेरी डिज़ाइन से उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन के अंदर आपको यहाँ पे मैनुअली डिज़ाइन करना है, कोई विजार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेरी रखना है, जैसे आपको यहाँ पे सिटी, प्रोडक्ट, सेल्स और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चारों टेबल हैं, ये आपस में रिलेटेड है। तो मुझे सिटी में से सिटी चाहिए, प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट चाहिए, सेल्स में से सेल्स का बंदा चाहिए, और कितना डेटा सेल किया वो सब आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे सिटी को ऐड किया, सिटी यहाँ पे ऐड हो गई। फिर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड किया, प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। फिर मैंने यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ऐड किया, वो भी यहाँ पे ऐड हो गया। फिर मैंने यहाँ पे सेल्स को ऐड किया, वो भी यहाँ पे ऐड हो गया। ये सब रिलेशन में है, रिलेशन मैंने पहले से बनाया हुआ है 1 to many में, ठीक है। ये सिटी टेबल इससे रिलेटेड है, ठीक है, सेल्स से। इसका प्रोडक्ट जो है वो भी सेल्स से रिलेटेड है, इसका जो प्रोडक्ट है वो भी सेल्स से रिलेटेड है, और या सारी 1 to many रिलेशनशिप्स में एग्जिस्ट करती हैं। अब मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे नेम चाहिए सिटी का। तो आपने यहाँ पे उठाया, यहाँ पे फील्ड पे नेम रख दिया, तो यहाँ पे नेम आ गया सिटी में। अगर सॉर्टिंग करना है तो आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए। तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट का नेम ले लिया, तो यहाँ प्रोडक्ट का नेम आ गया, सिटी का नेम और प्रोडक्ट का नेम। इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे इस बंदे का नाम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल्स आईडी, यहाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में से तीनों चीज़ें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे
क्वांटिटी जो उसने सेल करी है वो चाहिए, तो यहाँ पे क्वांटिटी रख दीजिए, क्वांटिटी सेल में से आ गई। ठीक है, अब ये पूरी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, ये मेरी क्वेरी तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसको आप बंद कीजिए या फिर आप इसको व्यू कर लीजिए, रन कर लीजिए, ये आपकी आ गई। देखिए इसमें से सिटी नेम आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, सेल्स नेम हो गया, जो क्वांटिटी उनने सेल करी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी क्वेरी को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ये मैनुअल डिज़ाइन कहलाता है। लीजिए ये आपकी क्वेरी यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे क्वेरी इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मान लीजिए मुझे सेल्स के हिसाब से इसको सॉर्टिंग करना है, तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में आप सॉर्ट कर दीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग में ये सॉर्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है कुछ क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देना है, जैसे क्वांटिटी मान लीजिए, पहले अपन व्यू कर लेते हैं, रन कर दीजिए। अब यहाँ पे क्वांटिटी जैसे कि 5 है यहाँ पर, और तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि वो 15 से बड़ी हो, 15 से बड़ी हो। तो मैं यहाँ पे व्यू पे आके वापस डिज़ाइन व्यू पे आ जाऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो 15 के बराबर है या फिर 15 से बड़ी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी आपके सामने। तो इस तरह से डिज़ाइन व्यू में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके सामने। आप इन डिज़ाइन व्यू से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे क्राइटेरिया पता होना चाहिए कैसे लगाना है और किस तरह से आपके टेबल्स को रखना है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वेरी का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेरी समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये था मेरा क्वेरी का सेशन, मुझे उम्मीद है आपको क्वेरी समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय हिंद।